हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हमने अमेरिका की विदेश नीति पढ़ी, कल पढ़ी हमने चीन के विदेश नीति, साम्यवादी चीन की विदेश नीति। आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति, यानी भारत ने दूसरे देशों से हमारी क्या क्या नीतियाँ हैं, हम क्या क्या नीतियाँ अपनाएंगे, कैसे संबंध रखेंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें से पहली मेन विशेषता ली है गुट निरपेक्षता की नीति। पहले गुट निरपेक्ष पढ़ चुके हैं, फिर भी शीत युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दो महाशक्तियाँ सामने आई, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद अमेरिका और साम्यवाद सोवियत संघ। ये आपस में दो शक्तिशाली थे, तो शीत युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में। शीत युद्ध यानी बिना हथियारों के वार्तालाप द्वारा लड़ा गया एक वैचारिक युद्ध, जो टीवी, रेडियो, टेलीविज़न इनके द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शन करते थे। उसका हथियारों का कोई प्रयोग नहीं करते थे। तो उस समय नया नया देश आज़ाद हमारा भारत हुआ था। तो 47 में आज़ाद होते ही 45 में शीत युद्ध शुरू हो गया था। 47 में आज़ाद होते ही नेहरू जी ने कहा कि हम दोनों गुट में अगर एक गुट में शामिल हो गए तो वो परिस्थिति गुलाम की तरह रहेंगे। किसी एक गुट में या तो अमेरिका में जाए या सोवियत संघ में जाए, एक में रहेंगे तो वापस जो वो देश कहेंगे वही हमें सुनना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा। तो वापस उसी परिस्थिति में नहीं जाए, इसलिए हम गुटों से अलग रहने की नीति, यानी दोनों गुटों से अलग रहने की नीति, उसको कहते हैं गुट निरपेक्ष नीति। तो गुट निरपेक्षता की नीति विदेश नीति में अपना है कि हम दोनों गुटों से अलग रहकर हम दोनों से लाभ उठाएंगे। तो लाभ उठाए हमने, क्योंकि जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने हमारी मदद की। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमारी मदद किसने की थी? अमेरिका ने। तो ये है कि दोनों, जैसे 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ तो किसने मदद की? क्योंकि सोवियत संघ भी साम्यवाद था और चीन भी साम्यवाद था, तो अमेरिका ने हमारी मदद की। और पाकिस्तान और भारत का 1965 में युद्ध हुआ तो किसने मदद की हमारी? क्योंकि ये साम्यवादी सोवियत संघ ने की। सोवियत संघ ने क्योंकि वो साम्यवादी था और अमेरिका पूंजीवादी था, तो वो पाकिस्तान का समर्थन करना चाहता था, इसलिए हमारे ये फ़ायदा हुआ। तो कहने का मतलब गुट निरपेक्षता से हम दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे संधि की, जैसे 1971 में 1971 में सोवियत संघ से हमने 20 साल की संधि की। अगर गुट में होते तो अमेरिका से, फिर बाद में संधि होते हुए भी हमने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए, आयात निर्यात हमारा शुरू रहा। और अगर गुट में होते तो ये हमारे फायदे नहीं होते। इसलिए सोच समझकर नया स्वतंत्र देश पिछड़ा हुआ था, इसलिए उनको अब तो विकासशील है, विकसित बनाने के लिए हमने ये नीति अपनाई। तो गुटों से अलग रहने की नीति, उसको असंलग्नता की नीति भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है शांति की विदेश नीति, यानी दूसरे देशों से जो भी हम संबंध रखेंगे वो शांति, पहले संधि करेंगे तो शांति बनाए रहेंगे। हर देश से ये कहा गया है कि कोई भी देश संबंध बनाए या किसी के साथ अच्छे संबंध हो, खराब संबंध हो, विवाद हो, तो भी शांति से निपटारा करेंगे, उसका युद्ध द्वारा प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि युद्ध होने के बाद शांतिपूर्ण संधि करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तो शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ये हमने जो भी गलतियाँ हुई युद्ध में वो वापस संधि करके हमने वापस रिश्ता जोड़ दिया। तो शांतिपूर्ण की नीति है कि हर विश्व में सभी शांति बनाए रखें, कोई किसी के ऊपर शोषण नहीं करेगा और बिना बात के हमला नहीं करेगा। तो हमेशा भारत शांति के समर्थक था। तीसरा है मैत्री और सहअस्तित्व की नीति, यानी हर देश से मित्रता रखता था। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भी भारत ने वापस संधि होते ही वापस नॉर्मल रहा, पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे रहे। रेल सेवा, लाहौर की रेल सेवा अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट करवाई, तो हम शांति के समझौते में हमेशा आगे रहे। हर देश से हम मित्रता हुई, जैसे चीन और भारत का युद्ध हुआ फिर भी हम
वापस उनसे नॉर्मल संबंध रखें, यानी कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये हमारे के ये विशेषता में ये है कि मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति, यानी अपना अस्तित्व सबको साथ लेके और मित्रतापूर्ण हम संधि करेंगे। हम किसी के बदला नहीं लेंगे, हमला नहीं करेंगे और मित्र की तरह रहेंगे। तो ये भी हमारे विदेश नीति में आता है। चौथी विशेषता है विरोधी गुटों के बीच सेतु बंध बनाने की नीति। विरोधी गुट कौन थे? दो विरोधी गुट जो गुट निरपेक्षता का भी बताया मैंने, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों के बीच में विरोध था। फिर भी भारत ने हमेशा उनको सेतु बन यानी मित्र बनाने की कोशिश की। कभी लड़ाई झगड़े में हमेशा दोनों का समर्थन लिया कि आप भी सही हो, आप भी सही हो, दोनों साथ मिलकर रहो, ये कहा। दूसरी बात कि विरोधी गुटों के बीच सेतु बने। उन्होंने, हमारे नेहरू जी ने कहा था कि हमारा इरादा है पुल बांधने का, न कि तोड़ने का। तो ये है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हमेशा पुल बांधने की कोशिश की। कभी भी दोनों से ऐसे एक दूसरे को विरोध में नहीं भिड़ाया कि अमेरिका और सोवियत संघ ऐसा है कि वो ऐसा है कि नहीं, हमेशा दोनों के साथ संधि की। वही मैंने अभी बताया कि 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की संधि की, फिर भी अमेरिका के साथ भी संबंध रखे। अगर ये नहीं होता तो न तो नाराज़ हुआ सोवियत संघ, न ही अमेरिका नाराज़ हुआ। तो दोनों को मिलाने की कोशिश की और पुल बनाने की कोशिश की। कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया कि दोनों देश के बीच में तीसरा फ़ायदा उठाया, ऐसा नहीं किया। पांचवा पॉइंट है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील का सिद्धांत जो चीन और भारत ने मिलके पंचशील का सिद्धांत अपनाया। 5 सिद्धांत थे वो, पांचों सिद्धांत को विदेश नीति में अपनाने की हर देश को कहने के लिए कहा कि विदेश नीति में पंचशील अपनाना चाहिए। लेकिन पहले भारत और चीन ने अपनाया। तो पंचशील में सिद्धांत में 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है एक दूसरे की प्रादेशिक यानी अपने देश के जो अंदर राज्य है प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। यानी प्रादेशिक अखंडता यानी जो प्रदेश हमारे राज्य हैं उनकी अखंडता, तो उनको एकता लाने की कोशिश करेंगे किसी देश की। जैसे कि हमारे राज्य में जाति अलग, धर्म अलग, संस्कृति अलग, खान पान सब अलग है, अखंडता है। फिर भी ये पंचशील में यही कहा है कि अखंड अलग अलग है, हमारे प्रादेशिक यानी राज्य अलग अलग है, उनको हमेशा एकता की भावना में बांधा जाएगा और सत्ता के पारस्परिक सम्मान की भावना करेगा। यानी सरकार जो कहेगी उनकी भावना का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमने धर्मनिरपेक्ष अपनाया ताकि सभी धर्म को समान माना जाए। सामाजिक व्यवस्था भी दी गई कि सामाजिक जो सांस्कृतिक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संस्कृति अपनी जैसे कि दक्षिण में कर्नाटक वगैरह वो सब दक्षिण में अलग है, उत्तर में अलग है, पूर्व में अलग है और पश्चिम में अलग है। सबके खान पान रहन सहन अलग है, अखंडता है, फिर भी हम एकता बनाए रखते हैं कि सरकार सब परिस्थिति को देखते हुए यही कहा पंचशील में कि अखंडता है लेकिन प्रादेशिक में राज्य में, लेकिन एकता बनाने की कोशिश करेंगे और सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे। यह जो सरकार चला रही है, जो राज्य में अलग अलग उनके, हमारे यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है, शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में। एक तो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है जो ब्रिटिश में है, पूरी शक्ति यानी केंद्र के हाथ में। हमारे यहाँ संघात, भारत ने अपनाया संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सब रखे गए। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य बनाएंगे और समवर्ती में दोनों। किसी में विवाद हो जाए समवर्ती में तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो यही है कि पारस्परिक सम्मान रखें, यानी कि सत्ता के लिए पारस्परिक जो राज्य में चला रही है उनके विपरीत है तो फिर भी सम्मान रखें कि वो शासन संभाल रही है और सब मिलकर कार्य करेंगे। चाहे भारत अलग अलग राज्य और प्रादेशिक और खान पान रहन सहन बोली सब अलग है, फिर भी एकता बन के रहना है। पंचशील में दूसरा है अनाक्रमण। अनाक्रमण यानी
किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो। उनके जब हर कोई कैसे शांति की भावना रखे, कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, किसी के साथ दुश्मनी भी हो गई तो आक्रमण नहीं करेगा, क्या करेगा, उनसे सुलह करने की कोशिश करेगा। तो पहल कोई नहीं करेगा कि थोड़ी सी कोई गलती हुई, किसी ने सीमा पर आक्रमण कर दिया तो डायरेक्ट ये आक्रमण नहीं करना, पहले दोनों को मिलाकर बातचीत करेंगे, फिर आक्रमण की बात कोई करेगा ही नहीं। तो ये भी हमारे विदेश नीति में पंचशील में लिया गया है। दूसरा, तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। यानी हमारे भारत आंतरिक, हमारे राज्य में कुछ भी कर रहे हैं हमारे अंदर, तो आंतरिक मामलों में उनका कोई भी नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनको दबाव नहीं देगा। आंतरिक में जैसे हमारा सरकार के लोग आंदोलन कर रहे हैं किसी बात के लिए, तो दूसरा देश हस्तक्षेप उसमें नहीं करेगा। ये हमारा आंतरिक मामला है, हम अपना झगड़ा खुद ही सुलझा लेंगे। तो ये कारण है कि आंतरिक मामले में हमारी जो व्यवहार, इज्जत, उनके मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये है, पहले करते थे, जैसे उपनिवेश बन के आए तो ब्रिटिश जैसा कहता वैसा करना पड़ता था, लेकिन भारत ने विदेश नीति जैसे स्वतंत्र हुए तो विदेश नीति अपनाई तो कोई भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये पंचशील के सिद्धांत में कहा गया है। तीसरा है आंतरिक मामला, ये तीसरा हो गया। चौथा है समानता एवं पारस्परिक लाभ। सबके साथ, हर देश के साथ समानता रखेंगे और पारस्परिक लाभ दोनों का होना चाहिए, खुद के स्वार्थ के लिए लाभ नहीं करेगा। तो पारस्परिक लाभ और समानता, दोनों का लाभ समानता रखेंगे। ऐसा नहीं कि वो विकसित देश है और हम विकासशील देश है, ऐसा नहीं कि वो हमारे ऊपर दौर जमाए और वो खुद ही दबाव द्वारा हमारे संबंध बनाए। तो ये भी हम पंचशील में क्या समानता रखेंगे, चाहे देश गरीब हो चाहे अमीर हो, समानता और पारस्परिक लाभ, यानी दोनों को लाभ मिलना चाहिए। पांचवा पंचशील के सिद्धांत में है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति। तो ये तो हमने शांति में बता दिया, विदेश नीति में शांति थे, सह-अस्तित्व, सब अपने अस्तित्व का ध्यान रखें, अपने देश के अस्तित्व के लिए ही कार्य करें। ऐसा नहीं कि दूसरा देश का कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी इज्जत ही है। तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति रखें, ये पंचशील के सिद्धांत में है। तो पांचों सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत में ये पांचों सिद्धांत आते हैं, उनका सब हमने विदेश नीति में लिया गया है। इसके अलावा सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत व चीन के बीच में संबंध हुआ। यानी कि ये पंचशील का सिद्धांत सबसे पहले ये 54 में तिब्बत के बारे में चीन और भारत ने कहा कि जब भी हम हमारे इरादे एक जैसे हो गया, हम तिब्बत के मामले में तिब्बत को अलग किया, फिर हम दोनों ने 29 अप्रैल 1954 में कहा गया कि हम विदेश नीति में ये पांचों सिद्धांत जरूर अपनाएंगे। इसके बाद तिब्बत के वो संबंध के बारे में चीन और भारत ने ये निर्णय लिया कि विदेश नीति में हम पंचशील का सिद्धांत अपनाएंगे और दूसरों को भी अपनाने के लिए कहेंगे। तो बाड़ूंग सम्मेलन में और भी देश उसमें शामिल हुए और पंचशील का सिद्धांतों का सम्मान किया और खुद ने भी अपनाना शुरू कर दिया गया। अब छठा है रंग भेद, जाति भेद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। तो रंग भेद तो आपको पता है, काले और गोरे का भेदभाव मिटाना, तो वो भी हमने विदेश नीति में लिया है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका वगैरह गांधी जी गए तो अफ्रीका गए तो वहाँ देखा कि काले और गोरे का भेद हो रहा था। हमारे भारत में भी जब अंग्रेज आए शासन करने, ब्रिटिश, तो वो भी काले और गोरे का भेद कर रहे थे। गोरों को अलग महत्व दिया जाता था, कालों को अलग। तो इसलिए रंग के हिसाब से भेदभाव पहले के आगे भी कभी ये समस्या नहीं आ जाए, इसलिए ये हमने अपनाया। जातिगत भेद, हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं और हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार पहले भी 4 भागों में बांटी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसे करके फिर जाति को अपने हिसाब से किया गया है। फिर ये कहा गया कि जाति भेद, यानी ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में भेदभाव मिटा दिया जाए। फिर बाद में
उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। उपनिवेशवाद यानी एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर शक्ति आजमाए, आक्रमण करे और उनकी शासन व्यवस्था पूरी अपने हाथ में ले और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी क्षेत्रों में, तकनीकी सभी क्षेत्रों में वो शोषण करे, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे ब्रिटिश आए थे, पहले तो व्यापार करने आए, फिर भारत की व्यवस्था देखते हुए उन्होंने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और सभी क्षेत्र में कच्चा माल यहाँ से लेके ब्रिटिश में भेजते थे, वहाँ पे पक्का बना के यहाँ पे फिर बाद में 3 गुना 4 गुना दामों में बेचते थे। तो पूरा शोषण कर दिया था। पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन जैसे शोषण हुआ पूरा पिछड़ गया था। अब वापस विकासशील की ओर, विकसित की ओर बढ़ रहा है। विकासशील तो है ही। तो कहने का मतलब उपनिवेशवाद का भी विरोध किया कि आगे परिस्थिति ऐसी नहीं आए और कोई हमें दबा न दे। साम्राज्यवाद का विरोध यानी किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना। तो साम्राज्यवाद का भी विरोध किया, क्योंकि पड़ोसी देश हमारे पड़ोसी देश ऐसे भी है, चीन, पाकिस्तान, तो वो उनके विवाद चलते रहते हैं, संबंध भी रहते हैं लेकिन विवाद भी चलते रहते हैं। तो वो कई सीमा हमारी चीन के ले नहीं जाए या अपने में नहीं मिला ले। इसलिए ये कहा गया कि भारत जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर उनकी सीमा नापी गई, तो ऐसे वापस साम्राज्यवाद कोई दूसरा वापस हमारे सीमा को हड़प न ले। इसलिए साम्राज्यवाद का भी विरोध किया कि हमारा देश बड़ा है और पड़ोसी देश भी है। 7वां है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरे विश्व के एक न्यायालय की तरह है, सुरक्षा परिषद, जिसमें सुरक्षा परिषद में सदस्य 5 तो है स्थायी और 10 है अस्थायी, जो पहले पढ़ चुके आप। तो 5 देश वो स्थायी है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, और अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये 5 देश ये स्थायी है। तो इसके लिए क्या है कि भारत हमेशा उनका समर्थन किया। भारत अस्थायी 10 है, तो 10 तो बदलते रहते हैं, थोड़े दिन रहे वापस। भारत भी रह चुका है अस्थायी सदस्य, लेकिन स्थायी नहीं बना रहा है। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जैसे कि न्यायालय ने कहा, ये बार बार न्यायालय में भी कहा कि हमने पाकिस्तान की वो सीमा विवाद और जम्मू कश्मीर के बारे में वहाँ पे बात चलाई संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने पाकिस्तान की साइड ली। तो फिर भी भारत ने उनका सम्मान रखते हुए उनकी बात मानी। और जब न्यायालय में भी कहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, कि ये जम्मू कश्मीर हमारा मामला वो सुलझाओ, तो न्यायालय ने कहा कि ये आपका आपसी मामला है, वो खुद करे। तो भारत ने कभी भी उनका विरोध नहीं किया, उनका सम्मान किया। तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी फैसले हैं या सुरक्षा परिषद के जो भी स्थायी सदस्य हैं, सबसे मिलजुल कर कार्य किया है और उनका समर्थन किया है, कभी भी उनसे विरोध की भावना नहीं रखी। लास्ट है ये नया अभी वर्तमान में विदेश नीति में लिया कि आतंकवाद का विरोध। यानी कि 13 दिसंबर को 2001 को भारत में संसद पर हमला हुआ था, ठीक है ना। तो वो हमला होते ही, जैसे पहले पाकिस्तान में, अमेरिका में तो हुआ ही था 9/11, तो 11 सितंबर को 2001 को वहाँ आतंकवादी हमला हुआ, उससे सब दहला दिया। हमारे यहाँ संसद पर हमला हुआ, जयपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, ताज पर हुआ, अक्षरधाम पे हुआ, बहुत सारे आतंकवादी हमले होने लग गए। तो भारत ने ये विदेश नीति में ये भी अपनाया कि आतंकवाद का हमेशा विरोध करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। जो भी देश आतंकवाद का विरोध करेंगे उसके साथ हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे और उनका विरोध करेंगे। इसलिए भारत की ये विदेश नीति में ये सारी बातें आ जाती हैं। इस प्रकार भारत की और भी विदेश नीतियाँ बहुत हैं वैसे पढ़ने। हाँ बच्चों, एक और बात कि विदेश नीति में जब ये आए प्रश्न के भारतीय विदेश नीति की विशेषता बताइए, तो ये सारी बतानी। अगर आज छोटे सवाल भी आ सकते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी के काल के समय विदेश नीति बताई, तो उस समय क्या क्या संधियाँ वगैरह हुई थी वो बातें बतानी। नरेंद्र मोदी के समय क्या क्या विदेश नीति बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के समय विदेश नीति, राजीव गांधी के समय की विदेश नीति बताइए, मनमोहन सिंह के समय की विदेश नीति बताइए।
अटल बिहारी वाजपेयी के समय की विदेश नीति बताइए। तो वो प्रश्न प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग जो हमने संबंध बनाए दूसरे देशों से, क्या क्या संधियाँ की, वो उसमें बताने। लेकिन सिर्फ ये पूछे कि भारतीय विदेश नीति की विशेषता बताइए, तो ये पूरी बतानी है। और इसमें जैसे कि आप पंचशील कब हुआ, ये सन वगैरह भी थोड़े डालने, किसने क्या कहा था वो भी डालने। इसके अलावा हमारी विदेश नीति में और भी बहुत सारी बातें हैं। आतंकवादी का विरोध तो है ही है, और पंचशील में सारे बातें आ जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि हम जब भी विदेश नीति में ये भी रखा गया कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे हम संबंध बनाएंगे। तो हमारे सारे भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान सब जगह है, थोड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी हम पड़ोसी देशों से अच्छे से संबंध बनाने में बहुत ही आगे आए। क्योंकि कभी भी पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तो वापस हम नॉर्मली रह के वापस उनसे संबंध बनाने लगे। पाकिस्तान, चीन और भारत का युद्ध हुआ, फिर भी हम नॉर्मल बन के वापस व्यापार वाणिज्य करने लगे। तो कहने का मतलब पड़ोसी देशों का ध्यान रखते हुए हम उन्हें हमेशा मित्रता बनाए रखी और विदेश नीति को अपनाया। तो ये हमारी है सकारात्मक दृष्टि से बहुत अच्छी विदेश नीति। हमने किसी का कभी भी लड़ाई हुई, युद्ध हुए, लेकिन कभी भी हमने पूरी तरह के देश को नहीं काटा, हमेशा साथ चल के रहे। ठीक है बच्चों, तो ये रही आपकी भारतीय विदेश नीति की कुछ विशेषताएं। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे जो भी टॉपिक, क्या टॉपिक है आगे, वो जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है 4 देशों के साथ, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।